हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनअकैडमीज लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। तो आज है रक्षाबंधन। विश यू वेरी हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। और रक्षाबंधन भी मनाइए, साथ में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। चलिए थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं। आई एम शालिनी बंसल एंड आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड। आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं अनअकैडमी में आपको क्या मिलेगा, किस तरह से आपको ये हेल्प करेगा आपकी तैयारी को करने में। तो अनअकैडमी में होती है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस का क्या फायदा है, तो आप यहाँ पे इंगेज हो सकते हो एजुकेटर से, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर्स मिलेगा, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ हो, आप हो ऑफलाइन क्लास में। तो बिल्कुल भी फील नहीं आएगा ऑफलाइन क्लास का कि ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हो, ऐसा नहीं लगेगा आपको। अब यहाँ पे होते हैं डेली लाइव टेस्ट और क्विजेस। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने टॉपिक और अपने सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, कितनी चीजें आपको समझ में आई है और कितनी चीजें नहीं समझ में आई है। तो ये भी अच्छा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस को देख के कोर्स को डिजाइन किया जाता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस। आप एक बार किसी एजुकेटर का आपने ले लिया, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप एक एजुकेटर को आप बहुत बार देख सकते हो। अगर किसी एक एजुकेटर से आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप दूसरे एजुकेटर से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे काफी सारे एजुकेटर अवेलेबल है जो आपके टॉपिक को क्लियर करने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज भी हैं, आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। क्या होता है यहाँ पे, मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। और देखिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो मॉक टेस्ट से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा क्या होगा, आपका टॉपिक क्लियर होगा, सिलेक्शन के चांस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेटर है आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। सिलेबस, काफी सारे सिलेबस को देख के, आपके सिलेबस को देख के पर्टिकुलर कोर्स को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी आपको किस तरह से हेल्प करेगा। आपको आप किस तरह से आप रजिस्टर करा सकते हो बेसिकली अनअकैडमी ऐप पे। तो अनअकैडमी क्या है, आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ से आप करो, डाउनलोड कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे आप जिस भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बस वो कोर्स डालना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके पास इतने सारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ का, 6 मंथ का, और 12 और 24 मंथ का। ज्यादा रिकमेंडेबल है कि आप 12 और 24 मंथ का लो, क्योंकि 12 मंथ में जस्ट 1 मंथ का फी ऐड करके आपको 24 मंथ का मिल जाएगा। और बेसिकली तैयारी करने में जो होता है 1 ईयर से 2 ईयर लग ही जाता है प्रिपरेशन करने में। तो बेटर है आप 12 मंथ का ही लो, क्योंकि तैयारी करने का ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तो आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा। आपको यहाँ पे गाइडलाइन अवेलेबल मिल जाएगी और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो। तो SHALINI आप देख सकते हो, आपका कोर्स का फी कम हो जाएगी, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ये कोड का जरूर अप्लाई करें और 10% डिस्काउंट लें। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आपकी हिस्ट्री। टॉपिक था आपका बुद्धिज्म। और मैंने बोला था कि हम यहाँ पे हिस्ट्री कैसे डिस्कस करेंगे, तो MCQ के थ्रू डिस्कस करेंगे। हम आपके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे MCQ के थ्रू। तो चलिए, ये आपका पार्ट 4 है। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट आपके डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वो भी जरूर देखें। आपके टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये सारी चीजें देख लेते हैं तो। चलिए पहला सवाल देखिए आज का क्या है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके डायनेस्टी में क्या हुआ था, फाउंड किया गया था, रखा गया था, इसकी नींव किसके डायनेस्टी में रखी गई थी। पहला है मौर्य, दूसरा है कुषाण, गुप्त, पाल। और बताइए किसके टाइम पे रखा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं आपके पास, आपको आंसर बताना है बस। देखिए तुक्का मारिए लेकिन लगाइए जरूर, क्योंकि यहीं पर गलत कर लोगे तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी 0 हो जाएंगे। जितने ज्यादा गलत कम होंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन पाने के भी। तो जरूरी है कि आप ये चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए इसका आंसर है गुप्ता।
गुप्त पीरियड में आपके नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है आपके एंशियंट किंगडम। कहाँ पे? मगध का। मगध कहाँ है? तो बिहार में। मैंने आपको बोला था कि बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर बुद्ध की बात आप करो तो। हिस्टोरियन ने नालंदा को एज ए यूनिवर्सिटी कैटेगराइज किया है। और आपके ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये जो था नालंदा बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था, मतलब फला फूला था। और इसके बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी यहाँ पढ़ाई जाती थी। देखिए नालंदा कब हुआ था? तो कुमार गुप्त के टाइम में। आपको ये याद रखना है, गुप्ता पीरियड में भी कुमार गुप्त के टाइम में हुआ था। गुप्ता एम्पायर में ही जो इन लोगों ने, जो महाराज हुए थे, इन्होंने महाराजा महाराज धीराज जैसे टाइटल लिया था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, महाराज धीराज की टाइटल किसने लिया था? बताइए आप, ज्यादा फटाफट सोचिए। और महाराजा की टाइटल किसने लिया था? शुरुआत हुई थी गुप्ता एम्पायर की श्रीगुप्त से ही। श्रीगुप्त एक आदमी था, उसी ने गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? अभी बात की है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था। तो इसका आंसर तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या है, किसने स्टैब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? तो देखिए इसका आंसर है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने किया था स्टैब्लिश। अभी हमने बात की है कि कुमार गुप्त ने किया था। और अलेक्जेंडर कुरिंगम जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो पुरानी चीजों पे अध्ययन करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया था नालंदा यूनिवर्सिटी साइट को 1915 से 16 के बीच में। और फर्स्ट आपकी वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। फाउंडेड कब हुआ था? तो 450 बीसी में हुआ था। देखिए सारे क्वेश्चन आगे पीछे से जितने पूछे जाने हैं सब इसमें इंक्लूडेड है। देखिए व्हाई आर नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध क्यों था? बताइए इसका आंसर क्या है। मेडिकल साइंस, फिलोसफी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी और केमिकल साइंस? बता दीजिए चलिए फटाफट इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। अभी बात किया है हमने नालंदा किससे एसोसिएटेड है, तो बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आउट ऑफ द टू स्टेटमेंट बिलो फर्स्ट इज assertion एंड सेकेंड इज रीजन, केयरफुल्ली रीड बोथ। जो पहले कथन में क्या है? कारण दिया हुआ है। दूसरे में क्या दिया है? आपके पहले में कारण नहीं, सॉरी, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरा बोल रहा है कि इस रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट घटा था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इज ग्लोरी। 12th सेंचुरी में नालंदा ने अपनी ग्लोरी खो दी थी, अपनी जो महिमा थी वो खो दी थी। और क्यों खोया था? तो स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू अवेलेबल टू महाविहार। महाविहार को स्टेट प्रोटेक्शन मिलना क्या हुआ था? बंद हो गया था, ये रीजन था। तो बताइए क्या ये सही रीजन है? ऑप्शन सारे अवेलेबल है। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए और आर दोनों ही ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके ए का। दूसरा बोलता है ए और आर ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके ए का। और आपको तीसरा क्या बोल रहा है कि ए ट्रू है बट आर जो है क्या? फॉल्स हो गया है। और डी बोल रहा है ए फॉल्स है लेकिन आर क्या है? ट्रू है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? सोच लीजिए, जरा सा आराम से बताइए इसका आंसर, सोचिए। देखिए अटेम्प्ट जरूर कीजिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि अटेम्प्ट करना जरूरी है। देखिए इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों ही, सॉरी इसका आंसर हो गया आपका बी। हाँ, ए और आर दोनों ही ट्रू है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके ए का। तो क्यों नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? तो देखिए ये तो सही बात है कि 12th सेंचुरी में नालंदा विहार ने अपना अपना जो ग्लोरी था वो खो दिया था, लेकिन स्टेट प्रोटेक्शन जो है वो मिलना बंद हो गया था, ये कहना गलत है। क्योंकि क्यों खोया था? तो महाविहार इससे डिक्लाइन हुआ था क्योंकि इसे मुस्लिम इन्वेजन होने शुरू हो गए थे। जैसा आपको पता होगा कि बाहर से इन्वेजन होना शुरू हो गया था आपके 11th सेंचुरी में। तो इस वजह से क्या हुआ था कि आपके महाविहार डिक्लाइन होने लगे थे। और इम्पोर्टेंस जो नालंदा विहार का डिक्लाइन होने का एक ये भी था कि पाल जो रूलर थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था और इसको प्रोटेक्शन देने लगे थे। देखिए 3 यूनिवर्सिटी है जो बुद्ध के बारे में फेमस है, जो बुद्ध की फिलॉसफी को बताती है एंशिएंट टाइम में। एक आपकी नालंदा हो गई, दूसरी आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब बिहार में है, विक्रमशिला हो गई। और
तीसरी हो गई वल्लभी यूनिवर्सिटी, तो वल्लभी भी है आपकी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हो गई। वल्लभी कहाँ है आप सोचिए, हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में कि वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंशियंट टाइम में, ये बुद्ध के बारे में बताती थी। चलिए आपको याद रखना है, देखिए ट्रिक है, काफी बार लोग कंफ्यूज होते हैं विक्रमशिला और नालंदा में। तो देखिए नालंदा में क्या है, लास्ट में क्या है, अंधा, मतलब अंधा, अंधा क्या है, चीजों को गुप्त रखता है, बातों को। ये चीज क्या है, बस आपकी एक ट्रिक है। तो गुप्त को अंधे लोग चीजों को गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। तो नालंदा को किसने स्टैब्लिश किया, गुप्त ने किया, गुप्ता ने किया। और किसने किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। अब आप भूलोगे नहीं शायद। विक्रमशिला की बात करें तो शीला की पालकी, समझ रहे हो आप, शीला की पालकी। तो विक्रमशिला से पाल यूनिवर्सिटी, तो शीला की पालकी से पाल, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आंसर आपके जो वो रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा, उसमें दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। बोलेगा पाल रूलर ने क्या स्टैब्लिश किया था, कौन सा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था। तो आपके ऑप्शन में नालंदा भी रहेंगे और आपके क्या रहेगा, विक्रमशिला भी रहेंगे। देखिए उनको पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही करके आना है आंसर। देखिए नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार फेमस था किस चीज के लिए, ह्यूनसांग मेमोरियल, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर और म्यूजियम। तो बताइए क्या है इसका आंसर। अब तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा, नव नालंदा विहार किस चीज के लिए फेमस है। देखिए पाली रिसर्च सेंटर के लिए ये फेमस है मॉडर्न डे में, आपका बुद्धिस्ट का ये सेंटर था बेसिकली आपके ओल्ड डेज में अगर आप बात करें तो। और मॉडर्न डे में क्या है, सेंटर फॉर पाली है, और इट इज लोकेटेड इन नालंदा विहार। और स्टैब्लिश किसके किसके द्वारा किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था, तो 1951 में। एंशियंट शीट है लर्निंग नालंदा आपकी। अब एक सवाल और रहता है, ये जो पाली है, देखिए पाली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया था बुद्ध ने, इसकी वजह से ही ये क्या था, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा था, समझ रहे हो आप। क्योंकि लैंग्वेज ऑफ मासेस थी ये पाली लैंग्वेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जो थी वो पाली लैंग्वेज का यूज करती थी। तो इस वजह से ये लोगों तक पहुंचा था। पहले क्या था, ब्राह्मण का पूरा वर्चस्व था, वो लोग क्या करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, लोगों के ऊपर से जाती थी संस्कृत लैंग्वेज। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। अगर आपको सामने वाले बंदे की बात समझ में नहीं आएगी तो जो बंदा आपको जो बोलेगा आप वैसे वैसे कर लोगे, डर के मारे कि चलो कुछ ऐसा ना हो जाए कि ऐसा कुछ गलत हो जाए मेरे साथ। तो ब्राह्मण यही करते थे, गलत चीजें बोलते थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि भाई संस्कृत लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उनको लगता था सारी बातें सही है, डर के धमका के लोगों से बातें मनवाया करते थे एंशियंट टाइम पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या चीजें थी जो समान थी। पहला बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस एंड एंजॉयमेंट, तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना, ये है दोनों में ये कॉमन चीजें हैं। या फिर इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा, वेदों को दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया, रिचुअल को दोनों ने ही नकारा कि रिचुअल नहीं फॉलो करेंगे जो ब्राह्मण्स बोल रहे हैं, जो वेदों में लिखा है। और नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, पशु जीवन को चोट नहीं पहुंचाएंगे, पशु के वो चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो बताइए सेलेक्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे याद आ रहा है, गो बैक टू वेदास, ये किसने बोला है, बहुत ही फेमस आपका क्या है सेंटेंस है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि वेदों की ओर चलो, ये किसने बोला है। मॉडर्न इंडिया में ये जो आपका स्टेटमेंट है काफी बार पूछता है हिस्ट्री में। बताइए इसका आंसर क्या है, सोचिए जरा। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर बताइए क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपको समझ आ जाएगा। देखिए इंजरी के बारे में दोनों ने ही बोला था कि इंजरी मत पहुंचाओ, क्योंकि हर एक चीजों में क्या है, जान है। फिर डिनाइल ऑफ रिचुअल, रिचुअल को इन दोनों ने ही नहीं माना था, इस वजह से रिचुअल क्या हुई, फॉलो की गई। मतलब रिचुअल को नहीं माना था, इस वजह से मासेस ने इनको फॉलो किया, तो ये भी सही हो गया। इनडिफरेंस अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदों को से बाहर लाने के लिए ही, लोगों से वेदों के अत्याचार से बचाने के लिए, ब्राह्मण के अत्याचार से बचाने के लिए ही ये चीजें आई थी, समझ रहे हो आप। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हो गया। देखिए
लेकिन ये जो स्टेटमेंट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, तपस्या जो इन्होंने बोला था कि तपस्या करो भोग से, अपने एंजॉयमेंट से दूर रहो, तो ये चीजें प्रोहिबिट थी आपकी किसमें, बुद्धिज्म में प्रोहिबिट थी, लेकिन जैनिज्म ने ऐसा नहीं बोला है कुछ भी। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट वाज प्रोहिबिटेड इन बुद्धिज्म नॉट इन जैनिज्म। याद रखना है आपको, दोनों ने ही अहिंसा का पाथ फॉलो किया था, अहिंसा करो, किसी के साथ मार काट मत करो, आराम से रहो, प्यार से रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों में क्या चीजें कॉमन थी। देखिए पहला बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, दूसरा बोल रहा है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है, डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल, अभी हमने बात की है। चलिए ये तो क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा, ये डालने का यही बस एक रीजन था कि आपको समझ में आए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्या हो जाएगा 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला आंसर गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या चीजें कॉमन नहीं थी, एक अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, मतलब वेदों को फॉलो नहीं करना है, इंडिफरेंस टू वेदास, या फिर सेल्फ मोटिफिकेशन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल, अनुष्ठान की अस्वीकृति, रिचुअल नहीं मानेंगे। देखिए अभी हमने बात किया था तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से निकालिए, देखिए ऑप्शन हटाइए। अभी हमने बात किया दोनों ने ही अहिंसा को बोला है कि क्या करना है, फॉलो करना है आपको, तो अहिंसा क्या हो गया, सही हो गया। दोनों ने ही बात की कि भाई वेदों को नहीं स्वीकार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो चलो ये भी कट गया, तो ये भी दोनों में है जो कॉमन चीजें हैं। फिर रिजेक्शन ऑफ रिचुअल है क्या ऐसा, अभी बात किया हमने कि वेदों में जो रिचुअल लिखे हुए हैं, ब्राह्मण जो रिचुअल बता रहे हैं उनको नहीं करेंगे फॉलो, तो रिजेक्शन ऑफ रिचुअल भी हट गया। अब क्या बच गया, सेल्फ मोटिफिकेशन, तो भैया इसी में कंफ्यूजन होना है कि क्या चीजें हैं, तो 3 तो ऑप्शन कट गया, तो आंसर क्या होगा, सेल्फ मोटिफिकेशन होगा, सब वैराग्य। तो देखिए सेल्फ मोटिफिकेशन हो गया इसका आंसर, समझ जाइए आप। चलिए देखिए नेक्स्ट है, लॉर्ड बुद्ध preached the following 4 noble truth, put them in correct order using the code given below। देखिए उनके 4 जो आप क्या थे नोबल ट्रुथ थे, हमने बात किया था सफरिंग के रिलेटेड था, तो कि क्या है, वर्ल्ड है दुखों से भरा हुआ, तो आपको इसको क्या लगाना है, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, क्रम अनुसार लगाना है। बताइए क्या है, पहला है दिस इज सफरिंग, दुख है ये, दिस इज सीजेशन ऑफ सफरिंग, दुख की समाप्ति है, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सीजेशन ऑफ सफरिंग, दुख के निवारण के लिए एक मार्ग है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है। तो बताइए लगाइए आप इसको सही से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए इसका आंसर है, आंसर ए क्या बोल रहा है देख लीजिए, पहला है देयर इज ए सफरिंग, क्या बोला था उन्होंने, वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड दुखों से भरा हुआ है, देयर इज ए फुल ऑफ सफरिंग, तो देयर इज ए सफरिंग आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब उन्होंने बोला सफरिंग है तो उसका रीजन भी कुछ है, कुछ कॉज है, कुछ रीजन है उसका, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर कॉज है तो उसका निवारण भी है, समझ रहे हो आप, सब आपस में रिलेटेड है, सफरिंग है, सफरिंग के क्या है, रीजन है सफरिंग के, अब रीजन है तो उसका क्या है, एक रेमेडी भी है, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अवेलेबल है, तो वो रास्ता है उसका, ठीक है, देयर इज सिचुएशन ऑफ सफरिंग। फिर चौथा आपका क्या बोल रहा है, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सिचुएशन ऑफ सफरिंग, एक पाथ है जिसको आप फॉलो करके सफरिंग से बाहर आ सकते हो, तो ये हो गया। देखिए जब इनलाइटमेंट मिल गया आपको बुद्ध को, तो उन्होंने क्या किया, प्रीचिंग दी, कहाँ, तो सारनाथ जो आपका यूपी में है, डियर पार्क में दिया था, हमने बात की थी, और इस स्टेज को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। और आपका जो सर्मन है ये रिलेटेड टू सफरिंग था, और काउजेज ऑफ सफरिंग और सॉल्यूशन से रिलेटेड था। उन्होंने 8 नोबल ट्रुथ पाथ भी दिया है, नोबल 8 फोल्ड पाथ भी दिया है, और 4 नोबल ट्रुथ की बात की है, जो कि आपके वेर एक्सेप्टेड एज बेसिक कैटेगरी, जो बेसिक माना गया है डिफरेंट डिफरेंट आपके कैटेगरी में बुद्धिस्ट सेक्ट में। तो 4 नोबल ट्रुथ क्या है, देयर इज अ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सिजेशन ऑफ सफरिंग। देखिए कॉज है तो बचने का रास्ता भी अवेलेबल है,
अगर जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो माइंड कैसे रखना है? सोल्यूशन ओरिएंटेड रखना है भाई। क्या रखना है? सोल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रखना है माइंड को। ये सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। देखिए, दुख प्रॉब्लम नहीं होगा तो जीने का मजा भी नहीं आएगा। मानो आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, तो क्या होगा? लाइफ जीने का मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा यार सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आता है तभी आप चीजों को सीखते हो, अपने दिमाग की बत्ती जलाते हो, उससे बाहर आने का सोचते हो, दिमाग क्या करते हो? एक्स्ट्रा दौड़ाते हो। तो उस समय क्या होता है? तो प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? विकास भी ज्यादा होता है, डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। क्या करना है? सॉल्यूशन ढूंढना है उसका, कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इससे बाहर कैसे हम आ सकते हैं। तो बुद्ध ने ही ये बोला था। देखिए, बुद्ध ने क्या मिडिल पाथ को अपनाया है। मिडिल पाथ क्या है? कि ना तो ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व हो, ना बहुत कम हो, बीच का रास्ता अपनाओ। और अभी जो सोसाइटी है, अब वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड क्या है? अभी बुद्ध के रास्तों पे चल रही है। भाई कैसे चल रही? अब देख रहे हैं कितनी हैवक सिचुएशन है सोसाइटी में अभी, कोविड-19 की वजह से। तो अभी कितने जो आपके डॉक्टर्स हैं वो निरंतर क्या है? लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना लोगों की। तो उनका कोई अपना तो कुछ है नहीं कि उनका कोई मतलब निकल रहा है, बस वो क्या है? अपने मन से कर रहे हैं लोगों की हेल्प। उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो लोगों को बचा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट देना है भाई डॉक्टर्स को। ठीक, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Both Jainism and Buddhism believe that philosophy of karma and transmigration of soul were correct. क्या है? कर्म की थ्योरी सही है, आत्मा क्या है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जब आप मरते हो तब। सेल्वेशन क्या है? पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, जब तक आप मरते नहीं हो, डेथ नहीं होता है। मेन और वेमेन दोनों ही सेल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वॉज बेस्ट वन। तो बताइए क्या है इसका आंसर? जीवन का मध्य मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या है। सारे ऑप्शन है आपके पास, चलिए सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, दोनों ने ही बोला है फिलोसफी ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात की है। तो देख लीजिए, बोथ बुद्धिज्म और हिंदुज्म बिलीव क्या करता है? कंसेप्ट ऑफ कर्म, कर्म के कंसेप्ट पे बिलीव करता है। क्या बोलते हैं? कर्म ये बोलता है जैसा अभी जैसा करोगे फ्यूचर में वैसा ही आपको क्या मिलेगा? मिलेगा, आंसर मिलेगा। अभी मेहनत करोगे तो फ्यूचर में सिलेक्शन होगा। कर्मा की थ्योरी है ना, बोलते हैं ना कि कर्म की थ्योरी आती है भाई, कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म अच्छा करो, किसी के साथ बुरा नहीं करना है आपको। तो इविल एक जो लोग हैं वो इविल थिंग भी करते हैं। अगर इविल चीजें अगर करते हैं, दुष्ट वाला काम करते हैं, लोगों को परेशान करना, तो क्या होगा? रिबॉर्न कैसे होगा? आपका दूसरा जन्म कैसे होगा? एक कीड़े के रूप में होगा भाई नेक्स्ट लाइफ में, देख लेना। अब किसी को परेशान करने से पहले नेक्स्ट जन्म में कीड़े बनोगे आप लोग। तो परेशान नहीं करना दूसरे लोगों को। अब बिलीव करते थे फिलोसफी ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, फर्स्ट दिया हुआ है क्या? असर्शन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है। रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया है आपका रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को। और दूसरा सोल इज इमॉर्टल। सोल क्या है? मॉर्टल मतलब कभी भी खत्म ना होने वाला, निरंतर चलने वाला, इसको आप मार नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए आंसर बताइए। ए और आर बोथ आर ट्रू, और बोला गया है एस क्या है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपका ये ए का। या फिर ए और आर बोथ ही ट्रू है और आर क्या है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपका ए का। या फिर ए ट्रू है लेकिन आर क्या है? अनट्रू है। या फिर ए अनट्रू है मतलब ए सही नहीं है और आर ट्रू है। देखिए आंसर बताइए इसका। देखिए इसका आंसर है डी। डी क्या है? बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म सोल इज मॉर्टल। सोल क्या है? मॉर्टल है। तो ये चीजें क्या है? गलत है। रिजेक्ट किया है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ को तो रिजेक्ट किया है। डी बोल रहा है आपका ए अनट्रू है और आर क्या है? ट्रू। तो सोल जो मॉर्टल है इस चीज को तो उन्होंने सही बताया है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया है रीबर्थ की थ्योरी, मतलब सॉरी, जो ये कंसेप्ट है रीबर्थ का उन्होंने इस चीज को माना है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। तो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को माना है। अभी हमने बात किया कि अगर आप इस जन्म में कुछ गलत करते हो तो नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगे? वॉर्म बनोगे। क्या बनोगे? वॉर्म, कीड़े बनोगे।
तो इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं करना है या किसी को परेशान नहीं करना है। तो उन्होंने, तो ये थ्योरी तो गलत हो गई क्योंकि रीबर्थ के बारे में उन्होंने माना है। दूसरा है सोल मॉर्टल, तो ये सही है, आपका सोल जो है वो मॉर्टल है। देखिए इनविंसिबिलिटी ऑफ वेदा, मतलब वेदों को आप नकार नहीं सकते हो, वेद सबसे ऊपर है, इस चीज को तो उन्होंने क्या किया है, नकारा है। लेकिन इमोर्टलाइजेशन ऑफ सोल प्रोपाउंडेड बाय, किसने इसको बढ़ावा दिया था, तो ब्राह्मण ग्रंथ ने दिया था, जो इनएडमिसिबल है। बुद्धिज्म में इसको नहीं लिया गया इमोर्टलाइजेशन ऑफ सोल को, और उन्होंने रिजेक्ट किया आपके इमोर्टलाइजेशन थ्योरी ऑफ सोल को। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रीबर्थ होगा, कैसे, थ्योरी ऑफ कर्मा। और अकॉर्डिंग टू देम जो लाइफ जो ओरिजिनेट होता है आपके, अभी अगर आपने कोई लाइफ जन्म लिया है तो आपने जरूर पिछले जन्म में या अपने लास्ट बर्थ में कुछ अच्छा किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए मोर्टल और इमोर्टल दो कॉन्सेप्ट है। मॉर्टल का मतलब क्या हो गया, कभी भी खत्म ना होने वाला, नश्वर। और सॉरी, मॉर्टल मतलब हो गया जो क्या खत्म हो जाए। बॉडी क्या है, इमोर्टल है, जो कभी भी खत्म हो सकती है। और इमोर्टल क्या होता है, इमोर्टल आपका हो जाता है, देखिए दो कॉन्सेप्ट है। हाँ, देखिए दो कॉन्सेप्ट है, एक है मॉर्टल और दूसरा है इमोर्टल। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो एक बार समझ लीजिए अच्छे से। मॉर्टल होता है जो क्या खत्म हो जाए, बोलते हैं ना बॉडी इज मॉर्टल। एक टाइम बाद एक ऐसा आएगा कि बॉडी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, आप राख बन जाओगे ना, जला दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे, कुछ तो होगा जब आप मरोगे तो क्या होगा, बॉडी क्या हो गई, मॉर्टल हो गई, खत्म हो जाएगी। इममॉर्टल क्या हो गया, देखिए आगे बस इम लगा दिया है, मतलब क्या हो गया कि जो चीजें कभी भी समाप्त नहीं होगी। बोलते हैं ना सोल जो है वो क्या है, इममॉर्टल है, मतलब सोल कभी को भी, सोल को आप मार नहीं सकते हो, जीवन तो समाप्त हो जाएगा, बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सोल आपका हमेशा रहेगा। ऐसा बोलते हैं ना, सोल आपका विलीन हो जाता है यूनिवर्स में, ऐसा बोलते हैं। तो इममॉर्टल क्या है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी कभी। चलिए इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, इन्होंने जाति और वर्ग को रिजेक्ट नहीं किया था। चैलेंज किया था हाईएस्ट सोशल रैंक ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो आपके ब्राह्मण्स जो थे, जो हाईएस्ट सोशल रैंक में बैठे हुए थे, जो बोलते थे कि हम सोसाइटी में सबसे ऊपर आते हैं, उस पोजीशन को इन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था। या फिर पॉइंटेड सर्टन क्राफ्ट एज लो, कुछ शिल्पकारों को इन्होंने, कुछ कास्ट को आप समझो ऐसे कि उन्होंने लो कैटेगरी में भी रखा था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ए का है 1 2, बोल रहा है एक और दो सही है। देखिए इसको भी आप बना सकते हो। देखिए रिजेक्ट तो इन्होंने किया था कास्ट और क्लास, क्यों किया था भाई रिजेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से सोसाइटी में मासेस में इनको जाना गया था। आप जानते हो इनकी फिलॉसफी थी, बहुत ही सिंपल थी, लोगों के भेजे में घुस रही थी, समझ में आ रहा था लोगों को, तो इस वजह से लोगों ने इसको अपनाया था। और दलित जो लोग थे, जो निचले वर्ग के जो लोग थे, दलित थे, और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, उन लोग इसको ज्यादा अपना रहे थे। क्यों अपना रहे थे, थ्योरी सिंपल थी, लोग सोसाइटी में बोल रहे थे सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। और ये देखिए, तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो उन्होंने कुछ कास्ट को आपके नीचे भी रखा था, उन्होंने क्राफ्ट पर्सन जैसे कुछ हो गए, उनको भी उन्होंने थोड़ा सा नीचे, निचली जाति में रखा था। तो ये चीजें भी सही है, लेकिन ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जितना सोसाइटी में प्रिवेल था डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी बुद्धिज्म की जो आपकी फिलॉसफी थी और उनका जो मठ था, जो हम बात करेंगे अभी आगे जाके, तो उन सब चीजों में, उन सब जगहों पे उन लोग के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। एक बार जो बुद्धिस्ट को अपना लिया, उनके मठ में आ गया, आप कहो जहाँ पे वो लोग रहते थे, सबके साथ इक्वल व्यवहार किया जाता था वहां पे। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, अब जो बुद्ध जो इतना ज्यादा मासेस के द्वारा अपनाया गया, तो उसका क्या रीजन था, आपको ये बताना है। द सिंप्लिसिटी ऑफ रीजन, क्योंकि क्या रिलीजन का सिंप्लिसिटी था, लोगों को समझ में आ रहा था, लोगों के भेजे में घुस रहा था, भाई ये सिंपल सी बातें हैं, ये उनके ब्रेन में जा रही थी। स्पेशल अपील किया गया टुवर्ड्स दलित, दलित के साथ, दलितों को प्रति विशेष अपील था कि भाई इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। फिर मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, मतलब मिशनरी कंसेप्ट क्या होता है कि मिशन हो रिलीजन का, कि उनको रिलीजन को बढ़ाना है, एक जगह से दूसरी जगह फैलाना है।
अगर एक कंट्री में ये रिलीजन है तो बाहर भी लेके जाना है, एक स्टेट में रिलीजन है तो उसको बाहर भी दूसरे स्टेट्स में भी फैलाना है। तो ये था रिलीजन, मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। रीजनल लैंग्वेज का यूज किया गया, या फिर साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय द फिलोसफर, दार्शनिक द्वारा वैदिक संभावना की ध्वनि, मतलब वेदों को ज्यादा क्या किया गया, आपका फिलोसफीज को देखा गया, अपनाया गया। तो बताइए क्या इसका आंसर है जो सही है। ऑप्शन सारे अवेलेबल है। देखिए इसको भी आप लगा सकते हो अपने एलिमिनेशन मेथड से। बताइए इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। सी अब देखिए क्या बोल रहा है आपका। सी हो गया 1 2 3 4। देखिए हमने वेदों का तो बात कर ही चुके हैं कि वेदों को इसने नहीं अपनाया था, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। तो गलत हो गया तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब बच गया ये 3 ऑप्शन। देखिए सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन तो सही होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है कि सिंपल रिलीजन था, सादा जीवन था, सादी बातें लोगों को बता रहे थे, ये सिंपल बातें था, इसलिए लोगों ने ज्यादा इसको फैलाया। लैंग्वेज यूज किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो लोगों के दिमाग में घुसे। तो क्या हो गया इसका आंसर, तो ये तो सही हो गया। तो आपका ये तो ये बचेगा या तो ये बचेगा। देखिए 4 भी सही है, रीजनल लैंग्वेज का भी यूज हुआ था। इसको डिफरेंट डिफरेंट आपके रीजन में जो जो लैंग्वेज यूज होती थी उन सब लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करके लोगों तक बुद्धिज्म रिलीजन को पहुंचाने का ट्राई किया गया था। और इनका कंसेप्ट था मिशनरी कंसेप्ट, इसी वजह से ये इंडिया में तो फैला, साथ साथ अब देखोगे अपने साउथ ईस्टर्न वाले स्टेट को देखोगे, कंट्री को देखोगे, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा फैला। आपके जापान में फैला। अब जब वहां जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे जगह जगह बुद्धिज्म के मॉनेस्ट्री बनी हुई है, वहां पे बुद्ध के मूर्तियां बनी हुई है, क्योंकि वहां पर ये बहुत ज्यादा तौर पे फैला गया था, क्योंकि इनका कंसेप्ट था मिशनरी कंसेप्ट, इनको अपनी चीजों को फैलाना था। तो चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए जो ये इसका जो मेन रीजन था स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म का, वो क्यों था, क्योंकि सिंपल था ये, बताया मैंने, और 8 फोल्ड पाथ अपनाया गया था, जिसको आर्य सत्य भी बोला गया है। कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, किसी के साथ मार धाड़ नहीं करना है, प्रेम से रहना है। लोगों के दिमाग में घुस रही थी, सिंपल लैंग्वेज था, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, ये याद रखना है। बुद्धिज्म में कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, कास्ट के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। दलित ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, पर्टिकुलरली जो नॉन ब्राह्मण थे, आपके दलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टे डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम। तो बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ आपका इंडिया में अर्ली मिडिवल टाइम में, रीजन बताइए। बुद्ध वॉज by that time considered as one of the incarnation of विष्णु, मतलब विष्णु का क्या प्रतीक माना जाने लगा, विष्णु का अवतार माना जाने लगा, इस वजह से। एंड दस बिकम वैष्णविज्म, वैष्णविज्म धर्म का एक हिस्सा बन गया बुद्धिज्म, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए जिस चीज से ये बच रहे थे उसी चीज में इनको जोड़ दिया गया। आप ऐसा समझो, देखो ये क्या था, ये बोल रहे थे भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेदों का कॉन्सेप्ट है, भगवान का रिचुअल करो, पूजा अर्चना करो, फलाना ठिकाना करो, तभी तुम जाके क्या हुआ, आत्मा विलीन होगी यूनिवर्स में, आप भगवान, आप क्या हो गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन सब चीजों से जो ये बच रहे थे वही चीजें हुई, ऐसा बोल रहे हैं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इन्वेडिंग ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग, लास्ट गुप्ता किंग के टाइम तक हिंदुज्म जो थे ये अडॉप्ट किया इन्होंने हिंदू धर्म को, और प्रोसिक्यूट किया, मतलब आक्रमण किया, इनको भगाया बुद्धिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को सताया, भाई तुम बुद्ध के धर्म को मत फैलाओ, बुद्ध को हटाओ। देखो तीसरा है द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वे स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को गुप्ता डायनेस्टी ने स्ट्रांगली अपोज किया। क्या ये ऑप्शन सही है। अगर आपने पुराने वाली चीजें अगर अच्छे से पढ़ी है तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप इसका आंसर सही से दोगे। बताओ इसका आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर, बता दो भाई इसका आंसर, बता दो क्या होगा, सोचो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ये और ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया भैया, हो गया ना। स्टार्ट डिक्लाइन होने का क्या रीजन था बताइए फिर। तो क्योंकि अभी हमने बात किया नालंदा यूनिवर्सिटी, किसने स्टैब्लिश किया, चलो बताओ जल्दी से। गुप्त ने किया था। अंधे, अंधा क्या रखता है, चीजों को गुप्त रखता है, भूलना नहीं है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। गुप्ता ये हो गया, और नेक्स्ट क्या, कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त ने किया था भैया इसको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एकदम याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए आपको। सुनिए आराम से। चलिए तो नालंदा तो हो गया, तो गुप्त ने किया था, तो भैया ये तो गलत हो गया, गुप्त ने पेट्रोनस तो दिया बुद्धिज्म को, ये बात तो सही है, तो ये तो गलत।
दूसरा बोल रहा है बुद्धिज्म को अपोज किया गया, तो बुद्धिज्म को अगर पैट्रोनस दे रहा है तो सेम टाइम पे पैट्रोनस दे रहा है और सेम ही टाइम पे अपोज कर रहा है, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन बच गया, आपको ये नहीं भी पता होगा तो आप ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर बता सकते हो। देखिए तो वन हो गया इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया अर्ली मिडिवल टाइम, क्योंकि इसको क्या विष्णु का अवतार माना जाने लगा, वैष्णविस्ट धर्म का पार्ट बन गया। मतलब क्या हुआ, मतलब वही बातें हो गई जिससे ये बच रहे थे, हिंदू धर्म का मेन पार्ट बना दिया गया इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार। चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस है भैया, बता दो जल्दी जल्दी। पहला है विहार इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार ऐसी जगह है जहाँ पे पूजा किया जाता है। और चैत्य इज ड्वेलिंग प्लेस, चैत्य जगह कैसी जगह है जहां पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बता रहा है ये। दूसरा बोल रहा है चैत्य जो जगह है वहां पे वर्शिप किया जाता है, लेकिन बिहार में बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। मॉन्क मतलब हो गए साधु, ठीक है, मॉन्क मतलब साधु। हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होना, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी साथ साथ मैं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है, ना तो बिहार में ना ही चैत्य में। चैत्य एंड विहार बोथ आर यूज्ड एट ड्वेलिंग प्लेस, ये दोनों ही ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग मतलब ऐसी जगह जहां निवास स्थान, जहां आप निवास करते हो रहते हो, तो ड्वेलिंग प्लेस था दोनों ही। बताइए अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे विहार और चैत्य का, घबराना नहीं है। चलिए तुक्का लगाइए लेकिन आंसर दीजिए, चलिए भैया जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए आंसर हो जाएगा इसका, चैत्य इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य ऐसी जगह है जहां पे वर्शिप किया जाता है, पूजा पाठ, और विहार जहां पे लोग रहते हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट था बुद्ध में, चैत्य और विहार। देखिए चैत्य मतलब क्या हो गया, जहां पे पूजा अर्चना किया जा रहा है, वर्शिप किया जा रहा है। चैत्य मतलब क्या हो गया भाई, चैत्य मतलब समझ रहे हो आप, पूजा अर्चना, ठीक है। और विहार मतलब क्या हो गया, विहार हो गया जहां लोग रहते हैं, बोलते हैं ना शांता विहार, विहार को यूज करते हैं ना कि विहार वर्ड को क्या प्रतीक होता है, वहां जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उसको विहार भी बोलते हैं। तो विहार हो गया निवास स्थान। देखिए चैत्य क्या हो गया, कीर्तन, ऐसे याद रखना चैत्य में क्या होता है, कीर्तन, ठीक है ना, कीर्तन होता था चैत्य में, भजन कीर्तन कहाँ होगा तो चैत्य में होगा। बुद्धिस्ट केव जहां मीटिंग होता था, असेंबली चैम्बर वेर यूज्ड फॉर प्रेयर, वहां प्रेयर के लिए इसको यूज किया जाता था। विहार को शेल्टर की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। चैत्य से कीर्तन याद रखना है भाई, कीर्तन होता था यहाँ पे, कीर्तन भजन का काम कहाँ होगा तो चैत्य में होगा। Which form of Buddhism was prominent during the सल्तनत पीरियड, तो सल्तनत पीरियड के दौरान कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा सेक्ट था बुद्धिज्म का जो कि प्रोमिनेंट हुआ था, बहुत ज्यादा प्रमुख हो गया था। देखिए थारवेदा, हीनयान, वज्रयान और तंत्रयान, हमने देखिए हीनयान और महायान के बारे में बात कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको तो ये अभी याद हो गया होगा, हमने बहुत बार रिवाइज किया था। और ये था थारवेदा, वज्रयान और तंत्रयान। तो बताइए क्या हो सकता है, ये तीन आपको अभी नहीं पता है, जो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर बता दीजिए चलिए जल्दी जल्दी। बुद्धिज्म जो प्रोमिनेंट हुआ था सल्तनत पीरियड में, कौन सा बुद्धिज्म प्रोमिनेंट हुआ था, चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर है वज्रयान, वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो प्रोमिनेंट हुआ था सल्तनत पीरियड में। देखिए मिडवे जो पीरियड था, वज्रयान सेक्ट जो है बुद्धिज्म का वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ था, फ्लरिश हुआ था 8th सेंचुरी में। प्रिंसिपल क्या था तो मंजूश्री, मूल कल्प और आपके गुया समाज, ये था इसका फाउंड किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ जो वज्रयान जो है उसको फाउंड किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी इनके द्वारा, भाई देख लो आप। और देखिए अब हमने बात किया था महायान और हीनयान, वो तो आपको याद हो गया होगा। देखिए हीन मैंने बताया था आपको ट्रिक कि हीन कैसे, मनुष्य में दोनों तरह की भावना होती है, हीन भी होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। हीन मतलब क्या होगा, बुरी भावना, अच्छी भावना भी होती है तो बुरी भावना भी होती है। तो हीन भावना कब होगा, जब मनुष्य होगा। तो इन्होंने क्या किया, मनुष्य फॉर्म में भगवान आपको बुद्ध को लिया, उन्होंने उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया, ये नहीं बोला कि ये भगवान है, उन्होंने बोला ये एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है जिनको इनलाइटमेंट हो गया है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन इनके जो पढ़ाए हुए रास्ते हैं, इनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पे चल के करेंगे।
तो देखिए ये सिंपल लोग थे, तो इन्होंने लैंग्वेज भी सिंपल यूज किया, पाली लैंग्वेज का यूज किया जो बुद्ध का लैंग्वेज था। लेकिन जो महायान थे, बुद्ध को इन्होंने क्या बनाया, महान बनाया, महान बनाया। तो क्या किया, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई, बुद्ध की पूजा करनी शुरू कर दी, भूलना नहीं है। महायान में बुद्ध की पूजा होनी शुरू हो गई, महान महान बनाया, महान महायान से महान। और महायान में और क्या हुआ भाई, तो महायान में आपके संस्कृत लैंग्वेज का यूज हुआ। तो संस्कृत लैंग्वेज का यूज आपको कैसे याद रखना है, तो क्योंकि ब्राह्मण जो थे खुद को महान बताते थे, लैंग्वेज क्या यूज करते थे, संस्कृत, जो लोगों के भेजे में नहीं घुसती थी, तो यूज क्या किया, संस्कृत। देखिए साथ साथ दिमाग में रिकॉल करते चलिए, तभी चीजें याद हो गई, कोरिलेट कीजिए। कब कब आपका महायान और आपके हीनयान में कन्वर्ट हुआ, ये दो सेक्ट कब डिवाइड हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। बिल्कुल नहीं भूलना है, कनिष्क के दौरान हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। किसके, कौन इसके चेयरमैन थे बताइए, चलिए आप जल्दी जल्दी उसके चेयरमैन बताइए। इसकी भी ट्रिक हमने याद की थी कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं थारवेदा। देखो थारवेदा जो बुद्धिज्म है, ये मोस्ट एंशियंट ब्रांच है आपके बुद्धिज्म का। इसमें ओरिजिनल टीचिंग रखी गई है, जो बुद्ध भगवान की, जो बुद्ध की जो टीचिंग है, ओरिजिनल टीचिंग है। ये डेवलप कहाँ हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है। फिर रेस्ट साउथ एशिया में, मैंने बताया आपको जो बुद्ध जो धर्म है वो साउथ ईस्ट एशिया के, अगर आप किसी कंट्री में जाओगे तो वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाला फॉर्म जो थारवेदा फॉर्म है ये देखने को मिलेगा। ये बिलोंग करता है हीनयान सेक्ट से, समझ रहे हो आप। तो हीनयान से क्या हो गया, पाली, सिंपल लोगों के भेजे में घुसने वाली भाषा, उसका यूज किया है हीनयान। तो हीनयान सेक्ट में है ये। मतलब आपके क्या माना है, ये इन्होंने बुद्ध को एक क्या, एक मनुष्य का फॉर्म दिया है, उनकी बातों को फॉलो किया है, पूजा नहीं करेंगे हीनयान सेक्ट, देखिए याद रखना है आपको। तो ये श्रीलंका में है, डेवलप हुआ है श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तो इन सारी जगहों में ये फेमस हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए वज्रयान। अब देखिए वज्रयान का देखिए क्या मतलब, द व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, बोलते हैं ना भाई कड़ाके की क्या हो रही, बिजली कड़क रही है, थंडर बोल्ट मतलब बिजली कड़क रहा है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज, इसको तांत्रिक भी बोला गया है, तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। महायान पढ़ लिया हमने, हीनयान पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा अभी, थारवेदा बुद्धिज्म पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, वज्रयान। तो वज्रयान क्या है, वज्र बोलते हैं ना कि इंद्र भगवान का वज्र। तो ये वज्र जो है क्या है, थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट आपने अगर पुरानी कुछ स्टोरी सुनी हो, अगर देखी हो टीवी में, तो वज्र बोलते हैं कि जो आपके आपके इंद्र का जो मेन जो उनका वो होता है, हथियार होता है, वज्र होता है। तो वज्र से क्या करते हैं, वो थंडर बोल्ट लाते हैं, बिजली कड़काते हैं भाई ये। तो वेकिल क्या है, वेकिल ऑफ थंडर बोल्ट, याद रखना है। तांत्रिक बुद्धिज्म है ये। बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ डेवलप कब हुआ था, तो 900 सीई में डेवलप हुआ था, बेस्ड ऑन एसोटेरिक एलिमेंट। देखिए जिस चीज से बुद्धिज्म बच रहे थे, बुद्ध बच रहे थे, वही सारे एलिमेंट इस पे बेस्ड हैं, इस पे बेस्ड है ये। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स है इसमें, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट स्कूल। जो रेस्ट जो बुद्धिस्ट स्कूल है उसमें से उसको अगर हटा दो, तो इसमें जो आपका रिचुअल्स यूज किया बहुत कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल लोगों को समझ में नहीं आएगा। एसोटेरिक एलिमेंट मतलब हो ही गया यही चीजें कि क्या है कि जो आधी बातें ऐसे लोगों को समझ में आना, बातों को जो बुद्ध की जो फिलॉसफी है, चीजें हैं, वो ऐसे लोगों को समझ में आना जिनको पता हो, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, समझ रहे हो आप। चीजें लोगों को, जैसे संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल ब्राह्मण ने किया, बहुत कम लोगों तक ये लैंग्वेज समझ में आई, तो उसी तरह से इसमें ऐसे चीजें जोड़ी गई जो अगर किसी चीज का महान विद्वान हो उस चीज का, तो ही वो उसको समझ सकता है। टेक्निकल टर्म जोड़ दिया होगा, कॉम्प्लेक्स विजुअल जोड़ दिया होगा, जो आपके संस्कृत लैंग्वेज में जोड़ा गया था, ब्राह्मण के द्वारा जोड़ा गया था, तो वो सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल द हीनयान फेज इज सिचुएटेड इन। देखिए रॉक कट चैत्य हॉल है हीनयान सेक्ट का, वो कहां पर है आपको बताना है। पिट कुल खोरा है, ठीक है, पितालपुरा है, जुनार है, कारले है, या फिर बेडसा। तो बताइए कहां पर सिचुएटेड है ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चैत्य हमने क्या किया, चैत्य मतलब कीर्तन, कीर्तन भजन हो रहा है, बोलते हैं भगवान की चेतना में लीन हो जाओ भाई, भगवान में घुस जाओ पूरी तरह से, उनके यादों उनको ही याद करते रहो। तो चेतना, चेतना मतलब चैत्य, चैत्य, चैत्य एक महीना भी आता है हिंदू धर्म में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक बना के। चैत्य चैत्य हो गया, चैत्र बोलते हैं ना,
चैत्र एक हिंदू मास का एक महीना होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उस महीने में ज्यादा भजन कीर्तन होता होगा, आप ऐसे समझ लो। तो चैत्य क्या हो गया, प्रेयर हॉल, जहाँ पे लोग असेंबल होते थे, मिलते थे और प्रेयर करते थे, प्रेइंग का काम चलता था। तो ये था कार्ले में, पुणे में सिचुएटेड है ये, महाराष्ट्र में, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडिया बुद्धिस्ट मॉन्क हैड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में किसको भेजा गया था चाइना, आपके बताइए आप। इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कांग थे क्या, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, या फिर नागा अर्जुन थे। तो बताइए इसमें से क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए, जरूर बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके। देखिए इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन को फर्स्ट सेंचुरी में इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इनको चाइना भेजा था ताकि चीजों का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो नागार्जुन को इंडियन आइंस्टाइन भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। ये इमिनेंट पर्सनालिटी थे किसके, तो कोड ऑफ कनिष्क की बात किया था ये हमने कि कब आए थे, तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था मौर्यन डायनेस्टी में। तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, राजनीतिक विघटन, तो बाहर से काफी सारे रूलर ने क्या किया, आक्रमण भी किया, और डिफरेंट डिफरेंट रूलर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उभर कर आए। तो उसी में से एक थे आपके कनिष्क, जो खुशान डायनेस्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं भाई। तो याद रखना है कनिष्क, कनिष्क थे ये। तनिष्क के कोर्ट में एक एमिनेंट पर्सनालिटी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी। इनकी बुक थी माध्यमिक कारिका, जिन्होंने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको इसलिए इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चाइनीज मैथोलॉजी हुए नागार्जुन को, ये ट्रैवल किया था इन्होंने चाइना में, ताकि ये क्या कर सके, चाइनीज मैथोलॉजी के अनुसार, मतलब मैथोलॉजी मतलब हुई कथाएं, पुराने कथाओं के अनुसार अगर आप माने तो ये पहुंचे थे चाइना और बुद्ध के बारे में इन्होंने वहां प्रीचिंग किया था। देखिए डॉक्टराइन ऑफ वॉइड शून्यात वाज propounded by बुद्धिस्ट फिलोसफर। जो शून्यता की थ्योरी है, जो शून्य का सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है, नागार्जुन, नागसेना, आनंद और अश्वघोष। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ने दिया है आपके, नागार्जुन प्राइमरी कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी को, उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। और जो ये जो उसका लिटरेसी वर्क है वो फेमस है मध्यमिका कारिका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कोट भी दिया, फेमस कोट है इनका एम्प्टीनेस के बारे में, कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ एम्प्टीनेस। और ये जो एम्प्टीनेस है ये बहुत ही वेग वर्ड है, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका यूज जो है, वो टर्म जो है वो चेंज होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग। चलिए इसका आंसर तो सही हो ही जाएगा आपका, अभी बात किया है हमने। इसका आंसर सौत्रनिका, स्वतंत्रिका हो गया, या विभाषिका हो गया, मध्यमिका हो गया, या फिर योगाचार्य। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, चलो जल्दी जल्दी बता दो भैया। कौन है बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई बुद्धिस्ट स्कूल जो है नागार्जुन का, तो मध्यमिका है। अभी हमने बात किया जो फिलोसफी है, इनकी बातें जो है, लिटरेसी वर्क जो है, किस नाम से फेमस है, तो मध्यमिका कारिका। बात किया ना हमने, इन्होंने कंसेप्ट दिया है शून्यता, एम्प्टीनेस और डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धिस्ट सेंटर जो है लर्निंग का कहाँ सिचुएटेड है। बात किया था मैंने, नालंदा आपको बताया था कि नालंदा आपका विक्रमशिला, विक्रमशिला, नालंदा, और दूसरा हो गया आपका क्या, बुद्धिस्ट सेंटर था आपका वल्लभी। ये तीन ही बुद्धिस्ट सेंटर बहुत ज्यादा फेमस हैं आपके एंशियंट टाइम में, तो याद रखना है आपको। चलिए बुद्धिस्ट सेंटर जो लर्निंग का था वो कहाँ था, चलिए बताइए। बता ही दिया इसका आंसर, तो विक्रमशिला है इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में, ये तीन तो अवेलेबल है नहीं, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, विक्रमशिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। ये ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, ये तीन सेंटर आए थे, इन्होंने अट्रैक्ट किया था स्टूडेंट्स को, सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि कहाँ से अट्रैक्ट किया था, तो आप देख सकते हो चाइना, जापान, तिब्बत, आपके अदर साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग उभर कर आए थे, यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए भैया। एजुकेशनल सेंटर जो था तक्षशिला, जो कि कहाँ पर है बताइए आप, तक्षशिला कहाँ है। नालंदा को एंजॉय था आपका यूनिवर्सिटी का स्टेटस, ये एंजॉय करते थे तक्षशिला और आपका नालंदा, ओके। चलिए
तो ये 3 हो गए आपके इंडिया में और तक्षशिला हो गए बाहर। तो बताइए फिर तक्षशिला कहाँ पर है, तक्षशिला कहाँ है ये आपको बताना है। सोचिए जरा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। जैसा मैंने आपको बताया था वल्लभ यूनिवर्सिटी का हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ पर है वल्लभ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात। तो बताइए कहाँ पर है। देखिए गुजरात में है, वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुजरात में। तो 2 यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ हो गई, 2 हो गई आपके बिहार में, नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा को किसने सिचुएटेड किया, तो अंधा चीजों को गुप्त रखता है, तो गुप्ता पीरियड में हुआ था, कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था, बिल्कुल नहीं भूलना है। विक्रमशिला सीरा की पालकी, ठीक है, तो पालकी से पाल याद रखना है भाई। तो ये बिहार में हुआ था। अब वल्लभी यूनिवर्सिटी एक आ गया गुजरात, और एक तक्षशिला जो मैंने आपको बताया वो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है भैया तक्षशिला यूनिवर्सिटी, याद रखना है। चलिए आंसर दे दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की है, अब एक बार हम वो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाए और आप भूलो नहीं। देखिए हमने सबसे फर्स्ट में बात किया था गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बॉर्न कहाँ हुए थे, तो 563 बीसी में हुए थे, कपिल वस्तु लुम्बनी में। और कपिल वस्तु के पास जगह है लुम्बनी जो कि नेपाल में है। धर्म क्या था, क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे पिता इनके, इसीलिए इनको शाक्य मुनि बोला गया। फिर हमने बात किया था माया देवी जो थी इनकी माता, वो किस क्लैन से बिलोंग करती थी, तो कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। शादी हुई थी यशोधरा से, ओके, यशोधरा से शादी हुई थी। राहुल उनका बेटे का नाम है। एज ऑफ 29 में घर छोड़ा कंटक के साथ, इनके घोड़े का नाम था। और चन्न के इनके क्या था, चैरिटर था, मतलब सारथी था इनका। और उसको वॉज कॉल्ड महाअभिनिष्क्रमण बोला गया, द ग्रेट डिपार्चर, रिनाउंसिएशन भी बोला गया, सब चीजें त्याग करके छोड़ के चले जाना, महाअभिनिष्क्रमण आपको याद रखना है भाई। 80 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 483 बीसी में कहाँ हुआ, तो खुशीनगर। और इनको कहा क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया है। फिर हमने बात किया था लुम्बनी पीलर एडिक्ट के बारे में, नेपाल में है जो रुमंदई इंस्क्रिप्शन भी इनको बोला जाता है। मौर्यन डायनेस्टी के जो अशोक थे 20 साल के बाद इनके अपना कोरोनेशन के बाद यहाँ पर आए थे इन्होंने, और इन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में बुद्ध के बारे में लिखा। तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्ध के बारे में। और लुम्बनी जो है उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बुद्ध की जन्मभूमि थी। याद रखना है। महापरिनिर्वाण टेम्पल की बात करें तो कहाँ है, तो कुशीनगर में है। और कुशीनगर में क्यों है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपनी जान दी थी, मतलब उनके प्राण त्याग दिया था। 6 मीटर लॉन्ग इंक्लाइनिंग स्टेचू है, और राइट करवट में ये लेके सोए हुए हैं, ठीक है। बात किया था ये चुनार आपका सैंडस्टोन का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हमने पूछा था कि लाइट जो एनलाइटमेंट हो, लास्ट जो एनलाइटमेंट किसको दिया था, तो सुभद्रा को दिया था। टीचर कौन थे, अलारक कलमा, कलमा आपके टीचर थे इनके। फिर इनने वैशाली में जब ये रिसाइड किया था इन्होंने, लास्ट अपना रेनी सीजन, लास्ट का जो टाइम था जब ये मरने से पहले का जो रेनी सीजन का जो टाइम था, कहाँ पर बिताया था, तो वैशाली में बिताया था। इसके बारे में भी बात किया था। 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, लुम्बनी जहां इन्होंने जन्म लिया, दूसरा है बौद्ध गया जहां इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, कुशीनगर जहां इनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण, महाअभिनिष्क्रमण कब था, जब उन्होंने घर को त्यागा, तो महाअभिनिष्क्रम धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ, जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, कहाँ, तो आपका यूपी में दिया। देखिए चीजें नहीं भूलनी है, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको। इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, सरावस्ती में दिया था, द कैपिटल ऑफ कोशा, नो सॉरी, मैक्सिमम सरमन जो दिया था, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरमन दिया वो सरावस्ती में दिया, जो कौशल आपकी कैपिटल थी, जो 16 महाजनपद में से एक था। और जो ये सरावस्ती थी यहीं से इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो इस रीजन से ज्यादा बिलोंग करते हैं। आपके सप्तकर्णी के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, आपके अवेलेबल है, वहां पर प्रेजेंट है ये। और सप्तकर्णी केक भी बुद्धिस्ट के जीवन से एसोसिएटेड है। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर हमने बात किया था कि राजगीर में आपका प्लेस है, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ हुआ था राजगीर। अजातशत्रु और महाकश्यप, याद किया था, इसको याद करने का ट्रिक क्या था, राजा का विशाल पुत्र कहाँ पैदा हुआ, कश्मीर में। आजादी मिली काले लोगों की वजह से, काले अशोक की वजह से, तो अशोका से के ए से कनिष्क याद किया था। महान सभा में मोगली मित्र बना, महान सभा में क्या हुआ, मोगली मित्र बना, तो महाकश्यप, सभाकामी, मोगली तिष्य
और वासुमित्र। चलिए, तो हीनयान और महायान सेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी अभी किया, इन्होंने भगवान बनाया बुद्ध को, और इन्होंने क्या किया, बुद्ध की फिलॉसफी को फॉलो किया। पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे आपके हीन में, यहाँ पे हुआ संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल। अब देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो रिजेंबल करती है बुद्ध को। अब बर्थ जो हुआ उसको रिजेंबल करता है लोटस से। फर्स्ट जो सरमन हुआ धर्म चक्र, व्हील से इसको दिखाया जाता है फर्स्ट सरमन को। ओके, एनलाइटमेंट क्या हुआ, बोधि ट्री, तो ट्री है जो एनलाइटमेंट को दिखाता है, जो बोधि ट्री है। ग्रेट डिपार्चर, डिपार्चर जो हुआ घर छोड़कर जो ये निकले, किसके ऊपर बैठ के निकले भाई, घोड़े के ऊपर बैठ के निकले ये, तो हॉर्स हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो, तो ये चीजें भी याद रखनी है आपको। फिर नोबल ट्रुथ के बारे में अभी हमने बात किया, सफरिंग है तो सफरिंग का कॉज है तो उसका निवारण भी है, वो सारी चीजें थी जो डिस्कस किया था। कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात किया था। थीम है धर्म चक्र आपके परिवर्तन सूत्र का ये, इससे इसी कोई रास्ते पे चल के क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, तो ये सब सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध जो है बिलीव करता है किस पे, तो कर्म की डॉक्टराइन पे, याद रखना है। रिबर्थ पे इनका विश्वास है, भाई इस बर्थ में कुछ गलत करोगे तो नेक्स्ट बर्थ में उसका क्या मिलेगा आपको, लाभ मिलेगा। लाभ या हानि जो बोल लो, जैसा काम करोगे उसके हिसाब से मिलेगा भाई आपको आंसर भी भगवान की तरफ से, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में इन्होंने बिलीव नहीं किया था, इन्होंने बात नहीं की थी कहीं भी कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना है। ना तो भगवान की पावर पे भरोसा किया था, ना ही भगवान के एग्जिस्टेंस पे भरोसा किया था। आनंद थे जो उनके डिसाइपल, उन्होंने इनको बोला गौतम बुद्ध को भाई कि आप औरतों को भी, विमेन को भी क्या करो, मठ में आने दो, विहार में रहने की अनुमति दो, संघ में आने दो। तो वैशाली में इसने ऐसा बोला। तो फर्स्ट वुमेन जो थी महाप्रजापति गौतमी, देखिए याद रखना है, गौतम से गौतमी, आपका जो बुद्ध का नाम था ना, गौतम बुद्ध बोलते थे, गौतमी याद रखना है, गौतमी। तो उन्होंने पहली विमेन जो थी गौतमी, भिक्षुनी बोलते थे आपके वुमेन को, और आपके मेन को भिक्षु बोलते थे, भिक्षु भी आप बोल सकते हो। चले नेक्स्ट देखिए, फिर 4 मंथ जो रेनी सीजन होता था, यहाँ पर लोग क्या करते थे, ट्रैवल नहीं करते थे। हमने बात किया था ये एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर देते थे, क्यों भाई, क्योंकि पहले क्या था, इतने ज्यादा ट्रैवल करने के साधन नहीं अवेलेबल थे, लोग अपने पैरों पे जाया करते थे। तो क्या करते थे, रेनी सीजन में एक जगह होल्ड लगा देते थे, कहीं डेरा डाल के भाई थोड़े टाइम के लिए रह लेते थे। तो यहाँ पे एक क्या करते थे, अब ये 4 महीने रुकेंगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। अब भिक्षु आदमी है भाई, मॉन्क है, तो दिमाग शांति से तो रहेगा नहीं, एक जगह बैठ के लोगों तक बातों को पहुंचाना तो है किसी तरह। तो साथ में जो चीजें जो लोग रह रहे हैं उनको ही क्या, उनकी चीजों को, उनकी गलत जो आदतें हैं उसको खत्म करने का काम करते थे। और इनका जो वो था पवारना बोला गया है, उस रिचुअल को पवारना बोला गया है। यहाँ पे लोग कन्फेस करते थे कि भाई मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ये ऑफेंस किया है, जब हम मॉनेस्ट्री में रह रहे थे, जब हम मठ में रह रहे थे, समझ रहे हो आप। फिर एक आया था अशोक राम मॉनेस्ट्री, कहाँ सिचुएटेड है, तो पाटलिपुत्र में सिचुएटेड है। पाटलिपुत्र जो है वो आपका 3rd सेंचुरी बीसी में आपके अशोक एम्पायर के राइन में यहाँ पे अशोक राम मॉनेस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था। अपने जीनत पे पहुंचा था पाटलिपुत्र कब, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पीरियड में। पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किसने किया था ये आपको बताना था, चलिए बताइए किसने स्टैब्लिश किया था। फिर त्रिपिटक के बारे में बात किया था कि क्या कि बुद्ध चले गए अपने बातों को ओरल बोल के, लेकिन उनकी बातों को कहीं कंपाइलेट करके लिखना जरूरी था, नहीं तो लोग क्या करते, अपने हिसाब को चीजों को परिवर्तित करते रहते। तो बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया, जहां चीज आपके बुद्ध की बातों को लिखा गया, एक जगह पे कंपाइल किया गया। तो 3 पार्ट है इसके, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक की बात करें तो विनय से मैंने आपको बताया था विनम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव क्या हो गया, रूल्स हो गया, गवर्न करने का संघ को, ठीक है, विनम्र, विनम्र स्वभाव। सूत पिटक, टी से टीचिंग, याद रखना है भाई, टी से टीचिंग है, तो मेन टीचिंग और धम्म, धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में बताया गया। और अभिधम पिटक जो बीच बच गया, इसमें फिलॉसफी बताई गई। धर्म में क्या होता है, फिलॉसफी होती है, तो इसमें फिलॉसफी लिखी गई बुद्ध के धर्म के बारे में। और जो आपका ये सूत पिटक है उसको कई भागों में बांटा गया है, उसमें से एक पार्ट है दिग्घ निकाय, ये याद रखना है आपको।
विश्व शांति स्तूप की बात की थी, वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोला जाता है। बिहार में राजगीर में सिचुएटेड है ये, 400 मीटर हाई हिल्स पे है ये विश्व शांति स्तूप। इसको क्या व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, चारों आपकी जो मार्बल है उसके चारों साइड क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई है, जो बुद्ध के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के साइकिल को दर्शाता है। उनका बर्थ कब हुआ था, बर्थ को दर्शाएगा, एनलाइटमेंट को दर्शाएगा, प्रीचिंग को दर्शाएगा और उनके डेथ को दर्शाएगा। तो 4 स्टैचू भी है वहां पे। जाइंट फिर बुद्धा स्टैचू के बारे में बात किया तो जो ध्यान मुद्रा में है, बनी हुई है मेडिटेशन पोज में, और लोटस के ऊपर इसको ओपन एयर में रखा गया है। और ये जो है किसको इसको बनाया किसने था, तो दिया जो कि सेक्ट जापान के उन्होंने बनाया था। इसको बनाने में 60 साल लगे थे और सैंड स्टोन ब्लॉक्स और रेड ग्रेनाइट का यूज किया गया है। फिर स्तूप शब्द की बात की थी, जो स्तूप शब्द है वो बुद्ध के लाइक बुद्ध के रेलिक्स को, बुद्ध के जो चीजें हैं जो बच गई, उनको उनको जो जलाया गया, दफनाया गया, जो भी किया गया, उनके बाद जो उनके बॉडी पार्ट से कुछ चीजें रह गई या फिर जो चीजें थी जो वो यूज किया करते थे, उसको एक डब्बे में डाल के उसके चारों तरफ क्या किया गया, माउंट बना दिया गया इस तरह से। और इसकी लोग इसकी क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, पूजा करते थे एंशियंट टाइम में। बाद में इसी को और डेवलप किया गया। स्तूप का मतलब क्या हो गया, माउंट, जो आपकी धरती से ऊपर हो थोड़ा सा। तो इसको वर्ड कब यूज किया गया, ऋग्वेद में पहली बार इस टर्म को यूज किया गया था। वरुण राजा के प्रोस्पेक्ट में एक स्टोरी थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या है था, तो सिद्धार्थ है, गौतम है, शाक्य मुनि है, भूलना नहीं है आप लोगों को ये। इनकी बुक है लाइट ऑफ एशिया, जिसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है। और एडविन एर्नोल्ड ने इस बुक को लिखा है। ये बुक अभी भी अवेलेबल है, आप किसी भी ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है ये। फिर जो इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर की बात कर ली हमने, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। शीला की पालकी, पाल डायनेस्टी, अंधा चीजों को गुप्त रखता है, गुप्ता डायनेस्टी। वल्लभी कहाँ हो गया, तो गुजरात में, ये दोनों हो गए आपके बिहार में। नागार्जुन ने क्या किया, शून्यता और डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड का सिद्धांत दिया। अलौकितेश्वर का मतलब क्या होता है, लॉर्ड हु लुक डाउन, मतलब ऐसा लॉर्ड, ऐसा भगवान जो लोगों को प्रेम से, उदारता से देखता है, कंपैशन के साथ देखता है। गंधार और आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में हमने बात किया। गंधार हो गया ग्रीक, ग्रीक का इन्फ्लुएंस है। जी से ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है। इमेजेस, आपकी जो इमेज बनाई गई है गंधार की, लंबी है, समझ रहे हो, आईज लॉन्गर है, आपके ईयर्स शॉर्टर है, आईज जो आपके ईयर है वो छोटे हैं, नोज को शार्प बनाया गया है और बेटर डिफाइन किया गया है। एक्सप्रेशन क्या है, काम का एक्सप्रेशन है, एकदम शांति से सुन रहे हैं चीजों को, एकदम कामनेस दिखाया गया है चेहरों पे। और वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का। मथुरा से समझ में आ रहा है, इंडियन टर्म है भाई, इंडिया का इन्फ्लुएंस होगा, तो इंडियन इन्फ्लुएंस है मथुरा। स्पॉटेड क्या है, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। देखिए, माँ से, माँ हमेशा गुस्सा करती है, लाल पीली रहती है माँ, तो क्या है, तो रेड, माँ लाल पीली रहती है तो रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है। उसी तरह से मार्स जो है वो क्या, रेड दिखाई देता है, याद रखना है, माँ जो है रेड रहती है, लाल पीली गुस्से में रहती है, हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी रहती है। चलिए, याद करने का ट्रिक है बस ये। अब ऐसा मत बोलिएगा कि मम्मी हम गुस्सा नहीं करती है मेरी, नहीं करती होगी, अच्छी बात है। चलिए, मथुरा ट्रेडिशन जो है वो बुद्ध इमेजेस जो है उसमें क्या दिखाया गया है, आपके ईयर्स लंबे हो जाएंगे, लिप्स थिकर हो जाएंगे, क्या होगा, वाइड आईज होगा, आईज लंबे ही होंगे इसमें भी, और आपके लंबे ब्रॉड होंगे, इसमें प्रोमिनेंट नोज होगी, नोज को बहुत अच्छा दिखाया गया है। और मथुरा में क्या है, डिलाइटेड मूड में दिखाया गया है कि बुद्ध बहुत खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, मस्कुलर फिजिक है, एम से मस्कुलर याद रखना है भाई, कि बॉडी शॉडी बना रखी है बुद्ध ने, शेव की हुई हेड को, फेस को सेव किया हुआ है, हैंडसम लग रहे हैं बहुत। तो ऐसी कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर हमने भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बात किया था कि ये जो है ये बिलोंग करता है, बुद्ध एट सारनाथ बिलोंग टू गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड से बिलोंग करता है। हमने बात किया था भूमि स्पर्श मुद्रा से कि एक स्टोरी थी, ये क्या करते हैं, आप अपने अपने हाथों से आपकी धरती को छूते हैं और बोलते हैं भाई कि आप मेरे किसका, एनलाइटमेंट की साक्षी बनो। हमने बात किया था मारा, मारा जो था एक डेविल था, वो इनको परेशान कर रहा था कि एनलाइटमेंट के हकदार तुम नहीं, हम हैं, तो मेरे पीछे तो इतनी बड़ी सेना है जो कि मेरे एनलाइटमेंट की साक्षी बनेगी, कहते हैं ना आई विटनेस, तो आई विटनेस बनेगी, तुम्हारा कौन है। तो बुद्ध ने क्या किया ना, धरती का आवाहन किया था कि भाई तुम आओ, धरती आप आइए और आप मेरे एनलाइटमेंट का क्या बनिए, साक्षी बनिए। तो ये हो गया। चलिए गाइस,
आज लेक्चर यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल से हम लाइव आएंगे। चलिए, तो आप मेरा कोड यूज करना ना भूलें। तो आप डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड आपको लगाना है। चलिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच पेशेंसली सुनने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। चलिए बंद करते हैं।